हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखिए, एक्चुअली में जो है केमिकल रिएक्शन कई तरह के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस। तो इस तरह से कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होता है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में होता क्या है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तब एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तब हम कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहला इसका जो एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। इसमें कार्बन यानी सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन यानी गैसियस फॉर्म में। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो CO2 हमें गैसियस फॉर्म में मिलता है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और एक सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला है। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, यानी दो रिएक्टेंट का रिएक्शन होता है और एक सिंगल प्रोडक्ट वाटर मिलता है। इस वजह से ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम और वाटर का रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और इससे रिएक्शन से हमें एक प्रोडक्ट यानी सिंगल प्रोडक्ट मिला है जो स्लैंट लाइम है। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इस तरह से एग्जाम में कई सारे रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये आपको बताना होता है। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, उसके बारे में। उसमें जो सबसे फेमस होता है, एक होता है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जो होता है ये प्योर फॉर्म में ये सिल्वरी व्हाइट होता है। इस तरह का मैग्नीशियम रिबन होता है। ये काफी सॉफ्ट होता है। जब ये फायर होता है तो व्हाइट लाइट के साथ जलता है। तो इस वजह से इसको फायर इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, यानी पटाखे उद्योग में इसका यूज किया जाता है। अब मैग्नीशियम रिबन का हम एक्टिविटीज को समझते हैं। ये रहा मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम होता है प्योर फॉर्म में। जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, जब ये जलता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जा रहा है, तो क्या बना रहा है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको कि इस प्लेट में कलेक्ट कर लिया गया है। और जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो ये डेजलिंग लाइट के साथ दिखता है, यानी जगमगाहट के साथ। जैसे कि पटाखे छूटता है तो आप आसमान के तरफ देखते होंगे तो बहुत सारे जगमगाहट के साथ जो है पटाखा फूटता है। उसी तरह का लाइटिंग जो होता है वो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो ऐसे दिखाई पड़ता है। तो एग्जाम में ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो किस तरह की लाइटिंग होती है? तो डेजलिंग लाइट यानी जगमगाहट के साथ ये दिखाई पड़ता है। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा एक्टिविटी को समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसे क्विक लाइम कहा जाता है, उसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्विक लाइम फॉर्म होता है, वो एक्वा फॉर्म में होता है। जैसे इस बीकर में आप देख सकते हैं, इसमें वाटर है और इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को यानी क्विक लाइम को टुकड़े टुकड़े करके डाला गया है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ रिएक्शन होता है। उसके बाद इसमें एक्वा फॉर्म में जो बनता है
वो स्लैंट लैम्प बनता है। अब हम दूसरे टाइप के रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड split into two or more simple substances is called decomposition reaction। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फेरस सल्फेट है जो सॉलिड फॉर्म में है। अब इसका क्या हुआ? डीकम्पोजिशन हुआ, यानी एक ये सिंगल सब्सटेंसेस या सिंगल कंपाउंड है और ये टूट कर कई सारे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। पहला फेरस ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसियस फॉर्म में है। ये तीन कंपाउंड में टूट गया, इस वजह से इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी दो से अधिक सब्सटेंसेस में टूट जाना एक सिंगल कंपाउंड को, उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब बात आती है, ये जो कंपाउंड है सिंगल, ये टूटेगा कैसे? इसको एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। तो ये एनर्जी क्या हो सकता है? पहला ये थर्मल एनर्जी हो सकता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है। दो तरह के एनर्जी हम इसमें ऐड करते हैं तब ये टूटता है। यानी इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, या तो हीट एनर्जी चाहिए या इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरस सल्फेट को हीट किया गया है, फिर जाके ये इस तरह के फॉर्म में टूटा है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट गया है, यानी इसका डीकम्पोजिशन हो गया है। तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं लीड नाइट्रेट है, इसको हीट किया गया है तो ये कई सारे सब्सटेंसेस में टूट गया है। तो अब बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के बारे में। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन दो तरह का होता है, एक थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी सिंगल सब्सटेंसेस को दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है, यानी डीकम्पोज कर दिया जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन की बात करते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर को इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी वाटर डीकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इट मींस वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना किस तरह का रिएक्शन है? ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का कुछ एक्टिविटीज को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लीड नाइट्रेट को देख रहे हैं, इसको हीट किया गया है, यानी हीट किया गया है। उसके बाद ये लीड ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया है, यानी इसका डीकम्पोजिशन हुआ है। तो इस एक्टिविटीज में हम यहाँ पे एक बीकर में लीड नाइट्रेट लिया और लीड नाइट्रेट को एक बर्नर के हेल्प से इसको हीट किया गया है। तो हीट करने पे क्या हुआ? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लीड ऑक्साइड और ऑक्सीजन में डीकम्पोज हो गया है, यानी टूट गया है। हम दूसरा एक्टिविटीज देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया है। तो इसमें हम क्या किया कि फेरस सल्फेट को एक बीकर में लिया, उसको बर्नर से हीट किया और हीट करने के बाद ये सारे सब्सटेंसेस में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये डीकम्पोज हो गया।
तो इस तरह के एक्टिविटीज आप लैब में कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन का तीसरा टाइप, फोटोलैटिक डीकंपोजिशन। जैसे कि आपको बताया कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो यानी थर्मल डीकंपोजिशन और इलेक्ट्रोलैटिक डीकंपोजिशन, और तीसरा फोटोलैटिक डीकंपोजिशन होता है। फोटोलैटिक डीकंपोजिशन में क्या होता है, जो थर्मल एनर्जी होता है वो सनलाइट से इनको प्रोवाइड हो जाता है। तो यानी फोटोलैटिक डीकंपोजिशन में जो एनर्जी होता है, हीट होता है, वो इनको सनलाइट के माध्यम से मिल जाता है और ये डीकंपोज हो जाता है कोई कंपाउंड। तो इस तरह के डीकंपोजिशन रिएक्शन को कहते हैं फोटोलैटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, ये एक सॉलिड फॉर्म में है। जब इसके सनलाइट के पास रखा जाता है तो ये रिएक्ट हो जाता है, क्योंकि सनलाइट से इसको हीट एनर्जी मिल जाती है और ये Ag यानी सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैस इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी डीकंपोज हो जाता है। उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सनलाइट में जब इसको रखा जाता है तो ये Ag सॉलिड फॉर्म, Br यानी गैसियस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी डीकंपोज हो जाता है। तो इस तरह के डीकंपोजिशन रिएक्शन को फोटोलैटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोलैटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन का थोड़ा सा एक्टिविटीज को देखते हैं। यहां से सनलाइट आ रही है और यहाँ पे रखा हुआ है, इस प्लेट में रखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है। जब सनलाइट इसके अंदर पड़ता है तो सनलाइट का हीट एनर्जी इसको मिल जाता है और ये रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है कि इसमें Ag बच जाता है और Cl गैस होता है वो निकल जाता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको फोटोलैटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड में भी सेम बिहेव होता है, इसमें भी सनलाइट आता है और ये रिएक्ट करना शुरू कर देता है, बच जाता है वही सिल्वर और साथ में ब्रोमीन गैस निकल जाता है। जब सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट के पास रखा जाता है तो उसका कलर ग्रे हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट के साथ एक्सपोज किया जाता है तो इसका कलर ग्रे हो जाता है। और ये जो दोनों टाइप का जो रिएक्शन होता है AgCl और AgBr, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज किया जाता है, तो फोटोलैटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो AgCl और AgBr के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन को अगर हीट के टर्म में अगर डिवाइड किया जाए तो इसको दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। पहला एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसको हीट की जरूरत पड़ती हो, एनर्जी की जरूरत पड़ती हो, ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें हम एनर्जी उसको प्रोवाइड कराते हैं रिएक्शन के लिए। जैसे इसको हमने सनलाइट के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कराया, इस वजह से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस रिएक्शन में हमने हीट प्रोवाइड कराया, क्योंकि हम इसको एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, इस वजह से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन हुआ, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी इनको प्रोवाइड कराया, फिर जाके ये रिएक्शन हुआ, ये डीकंपोज हुआ। इट मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ इसको एनर्जी किसी न किसी मीडियम से इसको हम दे रहे हैं, इस वजह से ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक उसका रिवर्स होता है, जिसमें कि एनर्जी रिलीज होता है। इसमें हम एनर्जी देते हैं रिएक्टेंट को, लेकिन
एक्सोथर्मिक में उल्टा होता है, जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी अपने आप निकलती है। तो यानी जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी उसमें हमें एनर्जी देना पड़ता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक्टिविटीज के बारे में। अब यहाँ पे वाटर है, वाटर यानी 2H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया इसको, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया है। तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हुआ है, तो इस वजह से इसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। यानी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ और उससे हमें क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और उस जगह पे वो खुद चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आयरन है सॉलिड फॉर्म में और कॉपर सल्फेट है एक्वास फॉर्म में। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि आयरन जो होता है वो अधिक रिएक्टिव होता है कॉपर से। अब अधिक रिएक्टिव ये आयरन होता है तो क्या करता है, यहाँ से कॉपर को हटा देता है और खुद कॉपर के जगह पे चला जाता है, यानी डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को और खुद चला जाता है वहां। इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब इस चार्ट में देख सकते हैं रिएक्टिव एलिमेंट का सीरीज को। यहां से जैसे जैसे हम बढ़ेंगे एलिमेंट लेस रिएक्टिव होता चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे अधिक रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, वो गोल्ड होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, पोटेशियम है के, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, वो गोल्ड है, सोना यानी Au। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक रिएक्शन है Zn और CuSO4, और यहाँ पे क्या होगा ZnCuSO4, ZnSO4 और Cu यहाँ पे फॉर्म हुआ है। यानी Zn क्या है, अब रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं Zn को। जिंक जो है अधिक रिएक्टिव है कॉपर से, तो यानी जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इस जगह पे खुद आ जाएगा और यहाँ पे कॉपर अलग हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, यानी ज्यादा अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा और उस जगह वो खुद अपना जगह बनाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह का होता है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। अब यहाँ पे दो तरह के सॉल्ट्स देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट एक्वा फॉर्म में, बेरियम क्लोराइड एक्वा फॉर्म में। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो क्या करता है, ये दोनों म्यूचुअल एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाता है। ये इसमें आ जाएगा और ये इसमें आ जाएगा, यानी क्या होता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है जो कि सोडियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट बन जाता है, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो एग्जाम में इस तरह के तीन बहुत फेमस रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट आयरन का रिएक्शन,
दूसरा कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन, तीसरा कॉपर क्लोराइड और पीवी का रिएक्शन। ये रिएक्शन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आप यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स है रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, उसको समझ के इस तरह के रिएक्शन को आप इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, बहुत ही फेमस एक्टिविटी जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब आपको दिख रहा होगा, टेस्ट ट्यूब ए और ये है टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इस वजह से इसका कलर ब्लू होता है, ये आप देख सकते हैं। अब हम क्या किया कि ये जो कॉपर सल्फेट का जो ट्यूब है, इसके अंदर हमने एक आयरन नेल यानी एक आयरन का कील इसके अंदर में डिप कर दिया यानी डुबा दिया। अब इससे क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। ये किस तरह का रिएक्शन होता है, यहाँ पे आयरन नेल है इसके अंदर और सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट का यानी COSO4 का। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है, यानी आयरन अधिक रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। अब आयरन अधिक रिएक्टिव होने के कारण क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इस जगह पे आयरन खुद आ जाएगा, यानी आयरन सल्फेट और कॉपर अलग से डिस्प्लेस हो गया। अब क्या हुआ कि जब हम आयरन नेल इसमें से निकालते हैं थोड़ी देर के बाद, तो हम देखते हैं आयरन नेल का जो कलर है वो ब्राउन हो गया, ब्राउन। और जो ये सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, ये अब ग्रीनिश कलर का हो गया। यहां पे देख सकते हैं ये ग्रीनिश कलर। अब ये कील ब्राउन कलर का क्यों हो गया, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर सल्फेट का लेयर चढ़ गया। इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट था वो आयरन पे चढ़ गया सल्फेट, इस वजह से इसका कलर ब्राउन हो गया। इसका कलर ग्रीनिश क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या बच जाता है, कॉपर बच जाता है, इसके वजह से ये ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड एक एक्टिविटी को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब है, एक में सोडियम सल्फेट है और दूसरे में बेरियम क्लोराइड है। दोनों को अगर मिलाया जाता है तो इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, जिसमें कि Na जो होता है वो क्लोरीन के साथ चला जाता है और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला आता है। तो बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और NaCl जो है वो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर में ऑक्सीजन को जोड़ देना उसके अंदर, तो ऑक्सीडेशन होता है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या किसी भी सब्सटेंसेस में से हाइड्रोजन को अलग कर देना तो भी ऑक्सीडेशन होगा। यानी ऑक्सीडेशन दो तरह से होता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ देना या हाइड्रोजन को उसमें से निकाल देना, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब रिडक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंसेस is called reduction. The removal of oxygen from a substances is called reduction. यानी ऑक्सीजन का रिवर्स होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को जोड़ना, रिडक्शन में से
ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को हटाना, रिडक्शन में हाइड्रोजन को जोड़ना। अब हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C+O2 है, तो यानी कार्बन के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ा गया है, तो इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ा गया है। उसके बाद रिडक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन को अगर देखें, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। इसमें हाइड्रोजन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और वाटर बना, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, तो इस तरह के रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी निकलता है। लेकिन एंडोथर्मिक में जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि हमें एनर्जी बाहर से देना पड़ता है। जैसे देख सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने हीट दिया है एक्स्ट्रा, फिर जाकर के रिएक्शन हुआ है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरली डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो नेचर होता है वो कॉम्बिनेशन नेचर होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।